धक्कड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धक्कड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और इसके अलावा बहुत सारी खबरों से विशेष रूप से आपको रूबरू कराने का करते हैं प्रयास, क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ जाते हैं कृष्ण कांजी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। वोट चोरी के मुद्दे पर हमारे देश में खूब बवाल मचा हुआ है, तमाम चीजें सोशल मीडिया पे खूब वायरल भी हो रही हैं, उस पर भी हम किसी दिन अलग से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो शुरुआत कर रहे हैं वो खबर आ रही है कनाडा से। यहाँ की एयरलाइंस में अटेंडेंस काम करने से इनकार क्यों कर रहे हैं सर? 10,000 हैं और सारे के सारे शुक्रवार से शायद हड़ताल पर गए हैं। आज अभी लेटेस्ट मैंने नहीं देखा, लेकिन अभी तक समझौता नहीं हुआ है। और इनका हड़ताल जाने का कारण है कि इनको जो वादा किया गया था, जो इन्हें पे पर्क्स चाहिए, जो काम की सुविधाएं चाहिए, घंटे जितना इनसे चूसा जा रहा है उसको कम करने की बात है, ताकि हम भी इंसान हैं, हमें भी सोने का, आराम करने का, मनोरंजन का समय मिले। और बहुत पहले से दुनिया भर में यह है कि यदि हम दूसरे के यहाँ काम करते हैं तो 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा आराम करेंगे, 8 घंटा मनोरंजन, यानी हम पढ़ें या अपने बच्चों के साथ रहें, उसका कहीं पे ख्याल नहीं रखा जाता है। और सरप्राइजिंगली जो कनाडा का है, कनाडियन इंडस्ट्रियल रिलेशंस बोर्ड, ये कहती है कि आपकी मांग जायज नहीं है और इसलिए आपका जो हड़ताल है वह गैर कानूनी है और आपके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई में यहाँ के जो अध्यक्ष है, जो वहाँ का ट्रेड यूनियन है, वह कहते हैं, जो यहाँ का यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज है, कि होगा तो हम जेल ही जाएंगे, हमारे ट्रेड यूनियन पे फाइन लगा दे, जो भी करे, हम पीछे हटने को नहीं है। और इस पर वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं कार्नी कहते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए कि दोनों को फायदा हो। मैं तो इतना समझता हूं कि दोनों को फायदा नहीं हो सकता, या तो बाघ को होगा या बकरी को होगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है, लेकिन आपने जो शब्द इस्तेमाल किया बार बार इस पूरी खबर को बताते हुए मनोरंजन का, तो हमारे यहाँ मनोरंजन तो लोग नरेंद्र मोदी का भाषण सुन के कर ही लेते हैं, इसलिए उन्हें छुट्टी की जरूरत नहीं चाहिए 8 घंटे की। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है मलेशिया से। ये हेलीकॉप्टर खरीदने से क्यों इनकार कर रहा है अमेरिका का सर? ये मलेशिया जो हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, ब्लैक हॉक मार्केट में आए हुए 40 वर्ष हो गए, यानी कहीं ना कहीं से पुराना पड़ गया है। और मलेशिया की सरकार, यहां तक कि वहां के जो राजा कहते हैं कि यह फ्लाइंग कॉफिन है, यानी जिसमें ताबूत है जो उड़ता है, वैसी चीज है। और इन दोनों के बीच में संदेह हुआ था 30 ब्लैक हॉक, 30 या 40 जो भी है, नहीं कम ही था, 20 के आसपास था, 2 स्क्वाड्रन के बराबर था, 30 वर्ष पहले। आज तक नहीं हुआ, तो ये कहते हमारा मजाक बना दिया है तुमने, हम नहीं लेंगे, और इसको कैंसिल कर दिया है। और यहाँ के राजा ने, जो भी हैं, उन्होंने किंग कहते हैं, सुल्तान इब्राहिम, उन्होंने कहा है कि नया टेंडर फ्लोट करो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जो भी मिलिट्री वहां के, उन्होंने कहा कि हम नया टेंडर ग्लोबली हम फ्लोट करेंगे, और जिसमें ब्लैक हॉक कंपनी को हम ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, इनसे हम नहीं खरीदेंगे। ठीक, अच्छी बात है, हम खरीदे भी और तुम्हारी भभकी भी, गीदड़ भभकी भी सुने, और जो भी मर्जी उस तरह का जितना दिन के बात करो, और उतना पुराना हो कि किस हालात में है, नहीं है, हमारे पायलट मारे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। सही बात है जी। अच्छा फैसला है। फ्रांस क्यों सफाई दे रहा है सर? क्यों माली में तख्ता पलट नहीं करवा रहा है? माली में हमें पता है कि 2-3 वर्ष पहले जैसे बुर्किना फासो, नाइजर में हुआ था, उसी वक्त वहां भी वहां के जो कर्नल साहब थे, असिमी गेटे, इन्होंने तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। हालांकि पिछले वर्ष इन्होंने कर्नल के अपने रैंक है उसको बढ़ा के जनरल, तब जनरल असिमी गेटे बन गए। तो इनका कहना है, इन लोगों ने पकड़ा भी है 2 ब्रिगेडियर लेवल के लोगों को और एक फ्रांसीसी नागरिक को, जिसको कहा जाता है कि वह फ्रेंच इंटेलिजेंस का बंदा है, और इसी अगस्त में हुआ है। और इस साल में 2-3 इस तरह की घटनाएं हुई है जिससे लगता है कि फ्रांस का कहीं ना कहीं हाथ है तख्ता पलट में करने में, यानी कू डिटैच करने में, और इसलिए वो फ्रांस के खिलाफ वहां की सरकार भी बोल रही है, सब कोई बोल रहे हैं, और फ्रांस कहता है कि नहीं नहीं, हमारा हाथ नहीं है।
हालांकि मुझे लगता है फ्रांस झूठ बोल रहा है। उसकी पूरी कोशिश है कि इन देशों में जो उठ के खड़े हुए हैं, हालांकि यह समाजवाद का निर्माण नहीं कर रहे, फिर भी राष्ट्रवादी ये लोग हैं, इनके इर्द गिर्द के लोग हैं और अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे इनका गोल्ड और जवाहरात का जो भी खदान है, इनके यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट जो हैं, यहां तक कि यूरेनियम भी है, उन्होंने फ्रांस को देना बंद कर दिया है। इससे बहुत तड़प और बेचैनी हो रही है इन लोगों में। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये फिर से चाह रहे हैं कि अफ्रीका के इन देशों को अपने शिकंजे में ले लें किसी भी तरीके से। अमेरिका भी यही करता है, जब उसकी पसंद के लोग सरकार में नहीं आते तो वहां पे तख्ता पलट करवा देता है, हत्याएं तक करवा देता है। अगली खबर है उस कांगो से, जहां को लेकर दावा किया था ट्रंप ने कि जी हमने तो समझौता करा दिया, लेकिन वहां पे फिर भी लोग मर रहे हैं सर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सही आपने कहा था, वो हुआ था और बड़ी ही जोर शोर से ट्रम्प ने कहा था कि हम पीस नोबेल पीस प्राइज के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह दावे किए थे। और वहां का जो M23 है, मूवमेंट 23 मार्च के नाम से जाना जाता है, बेसिकली ISIS का एक धड़ा है। और इसको वहां की जो बगल की सरकार है, बगल की देश है, वह इसको पैसे देती है या आर्म्स अम्यूनिशन देती है और बाकी सारे चीजें देती है। और इसके यह साफ पता चलता है कि जो M23 है और वहां के जो दो जगह हैं, जो ईस्टर्न DRC का क्षेत्र है, जहां मैं ये ढूंढ रहा था, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और वॉर इंडस्ट्रीज में आता है कोल्तान या कोल्टान। कोल्टान एक तरह का रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल केवल मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी में, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं, बल्कि मॉडर्न जो मिसाइल्स वगैरह बनते हैं, उससे फ्यूज वगैरह उस तरह में काम आते हैं। यानी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। और ये जो है सो वहां पर फिर से ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा ISIL या ISIS का धड़ा है, वो आक्रमण कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा और अधिक लेंगे। हालांकि DRC सरकार ने कहा कि हमारी मजबूरी है, तुम बता दो तुम कितना लेना चाहते हो, सीधे सीधे कितना खोदना चाहते हो, क्योंकि वहां से निकल के फ्रांस अमेरिका सबको एक्सपोर्ट होता है, रवांडा के थ्रू होते हुए जो इसको मदद कर रहा है। तो सारा का सारा इस लूट के लिए है। तथाकथित रूप से 2025 में प्रजातंत्र जैसा जनता के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी ऐसी बातें कही जाए तो आप समझ लीजिए को बंदा झूठ बोल रहा है। जी। 100 साल पहले की बात करते हैं सर, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, लेकिन अगर हम 100 साल पहले जाएं, 20वीं सदी के शुरुआत के दिनों में, तो लोकतंत्र, नैतिक मूल्य, समाजवाद, इस सब की एक आंधी चल रही थी दुनिया में। और आपको नहीं लगता कि 21वीं सदी की शुरुआत के जो 25 साल बीते हैं, इसमें वो तमाम मूल्य धराशायी हो गए, धड़ाम हो गए? ये बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं और बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। 1925 के पहले 1917 में जब बुल्शेविक क्रांति था रशिया में, और समय के साथ 1925 तक आते आते लेनिन नहीं थे, और उसके बाद से स्टालिन ने सत्ता ली और वहां के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन ने जिस तरह से समाजवादी निर्माण किया, यानी एक आदमी दूसरे आदमी को अपने अंदर रख के मुनाफा नहीं कमा सकता, इसका खत्म कर दिया। बेरोजगारी खत्म हो गए, शिक्षा जो है चाहे औरत हो चाहे कोई भी हो तकरीबन 100% पहुंच गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थोपा गया, इसमें भी इन्होंने जीता, उसके बाद भी वो आगे बढ़े। इसके साथ साथ मैं पढ़ रहा था हो ची मिन, आपने भी नाम जरूर सुना होगा, वियतनाम के क्रांतिकारी, और उसी के दौरान वह 1920 के आसपास में, जबकि वह 20-25 वर्ष के थे, फ्रांस के अधीन में वियतनाम था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके सवाल का जवाब मिलेगा। USSR की मैं बहुत बातें करता रहा हूं, कर चुका हूं। वो वहां से निकले, अपने देश को छोड़ के, माँ बाप को छोड़कर फ्रांस चले गए, क्योंकि फ्रांस के अंदर में थे, जहाज आता था, फ्रांस को जरूरत थी, और यहां से भर भर के जबरदस्ती वो बेरोजगारों को पकड़ के ले जाते थे, और मिनिमम जितना कि जिंदा रह सके उसमें ये भी चले गए। और वहां पे जाके इन्होंने पढ़ाई अपनी जारी रखी। हालांकि वो कभी पेंटिंग करते थे, कभी कूली का काम करते थे, कभी वो बॉगी शॉगी बनाने का वो सब काम करते थे, मतलब मीनियल जॉब जो करते छोटे मोटे वो करते थे। लेकिन पढ़ते लिखते जैसे भी वहां के जो वामपंथी लोग थे उनसे मिले, दो चीज इन्होंने पाया। एक तो कि वहां के वामपंथी कहीं ना कहीं से वो लेनिन नामक चीज है, या वो स्टालिन को नहीं जानते थे उस समय, जो कि सब लिखा है। उन्होंने लिखा था लेनिन ने एक थेसिस ऑन इंपेरियलिज्म,
कॉलोनीज, जो कॉलोनीज बना रखा है, उनको स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई चल रही है, हमें उसके साथ होना चाहिए। अब तो बचा नहीं वो उस तरह का सीधा कॉलोनी ना होने के बावजूद भी लूटपाट कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि फ्रांस में भी देख रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं, जी। एक वैसे जो उससे वियतनाम में फ्रांसीसी को दबाया जा रहा है, और दूसरे जो मजदूर हैं उनका भी बुरा हाल है हमारे जैसे। हम्म। और तब उन्होंने सीखा कि भाई वो भी मजदूर, हम भी मजदूर हैं। वहां से उन्होंने वामपंथ और कम्युनिज्म की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया और यह कहा कि भाई हम क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर जो है एक साथ हो। और उसी समय मार्क्स का उन्होंने नारा सुना, दुनिया के मजदूरों एक हो। और आज की स्थिति में जरूर, हालांकि वो चलते हुए 1970-71 तक आके क्रांति सफल हुआ, फ्रांसीसियों को उन्होंने मार भगाया, जो भी हुआ, वियतनाम हुआ, उसका एक हिस्सा करके दूसरा हिस्सा भी ले लिया। आज जो है, जब स्टालिन मरे और उसका पतन हुआ, जब समाजवादी सत्ता का, और पूरे विश्व में जो था, अब साम्राज्यवादियों को, पूंजीवादियों को डर जैसा कोई चीज नहीं रहा। पूरा का पूरा जितना विज्ञान के आधार पर एकदम ध्वस्त कर दिया। आज से 2000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले ये था वो था। अंदर बैठ के आत्मा जगाओ और वो ज्ञान प्राप्त करो, ना कि विद्यालय में जाओ, पढ़ो, प्रयोगशाला में जाओ। वो बातें अब कोई नहीं करता क्योंकि उन्हें डर है। आज हम बिल्कुल उस तरह से पिछड़ गए हैं, उस पतन का अभी तक असर है। लेकिन एक, कल मैं अपने साथी से बात कर रहा था, वह जो 1925 के बाद से 1952-53 तक हम आगे बढ़े, और वहां से पीछे 70-80 साल से जो पतन आ रहा है, वह तकरीबन बराबर हो गया। अब उठने का टाइम है और लोग उठ रहे हैं। नंबर वन, लोगों का विश्वास आज के जितने साम्राज्यवादी नेता है, पूंजीवादी नेता, उनमें खत्म होता जा रहा है। भले ही मजबूरी में उसका साथ दे रहे हो, और साथ देने वाले 15 से 20% से अधिक नहीं है। नंबर टू, लोग पुराने जमाने के इतिहास को फिर से पढ़ने लगे कि वह क्या चीज था जहां उन्होंने बेरोजगारी खत्म की, अपने ऊपर के आतंकवादियों को खत्म किया, पढ़ना शुरू किए। नंबर थ्री, जो क्रांतिकारी जो सही में है, उनकी संख्या बढ़ने लगी है, और वह यूनिटी के साथ साथ मजदूर वर्ग, किसानों के बीच में ज्यादा जाना शुरू कर चुके हैं। जी बिल्कुल सही सर, मुद्दा लंबा हो जाएगा और हमें बुलेटिन अपना आगे लेके चलना है, वरना बात तो ये भी बहुत बड़ी है कि 16 साल की उम्र में आजकल के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं ढंग से। 16 साल की उम्र में, 100 साल पहले भगत सिंह ने लिखना शुरू कर दिया था, और लोग आज भी आकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से उस पर अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं जो गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई है। और पहला जो इसमें अपडेट ये है कि जॉर्डन जो है वो क्यों ये कानून बना रहा है 30 साल बाद जाके अब, कि भैया हर किसी को फौज में जाना पड़ेगा। फोर्स कंस्क्रिप्शन यानी जबरदस्ती बहाल, कम से कम 2 साल के लिए। जॉर्डन के राजा को यह नजर आने लगा है कि जॉर्डन की जनता जो है सो अब उनसे नफरत करने लगी है, राजा के रूप में नहीं मानती है। पिछले वाले जो, अब मैं आपका जवाब दे रहा था कि जनता का विश्वास अपने राजा के प्रति खत्म होता जा रहा है, और यह पिछले 25-30 वर्षों में काफी तेजी से बढ़ा है। चाहे रशिया हो, भारत हो, या आप जॉर्डन की बात करें, पूरे मिडिल ईस्ट में जो वहां के धूर्त जितने भी राजा महाराजा बने हुए, चाहे एमबीएस हो, चाहे जो भी हो, उनके प्रति विश्वास खत्म हो रहा है। तो एक तो वो उनका ये है कि यदि पैलेस्टीनियन भाग के आते हैं, उनको दबाने की बात है, गाजा से वो आते हैं, तो उसके लिए छोटा मोटा है। दूसरा बड़ा चीज जो मैंने अभी ये कहा, और उसको कैसे कहें, तो कहते हैं कि हमारे युवकों में डिसिप्लिन की कमी हो गई है और राष्ट्रवाद की कमी हो गई है। यानी राष्ट्रवाद की आग लगाओ, धुआं फेंको, पूरे दुनिया में कर है। देशवाद, राष्ट्रवाद का झंडा ऊंचा करो। तुम क्या अच्छा सर, रोजी रोटी मैं मांग रहे हो? आपको रोक रहा हूँ, राष्ट्रवाद बुरा तो है नहीं सर, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद ज्यादा बुरा है शायद। ठीक है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। देशवाद और राष्ट्रवाद में अंतर है। और सही में राष्ट्रवाद हो जो कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो हम बगल वाले अपने देश से घृणा नहीं करते, लोगों से घृणा नहीं करते, साम्राज्यवाद का विरोध करते, अपनी स्वतंत्रता करते हैं, उस राष्ट्रवाद का मैं हर रूप में समर्थन करता हूं। लेकिन जो आज का जो देशवाद जो है, और वहां के राजा को नजर आ रहा है कि दुनिया में हर जगह उसी के नाम पर, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका, उसी के नाम पर वह लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं, लोगों को अपनी मांगे मानने से दूर कर रहे हैं। तो वो वहां के जो राजा अब्दुल्ला, हम क्यों ना करें। और यही कारण है कि 2 वर्ष के लिए अभी शुरुआती दौर में 3 महीने या 6 महीने के लेंगे, जो कि सिखाया जाएगा। यानी आर्म्स ऑफ नेशंस की शिक्षा शायद ही होगी। ये सब सिखाया जाएगा कि भाई राजा तुम्हारा भगवान का दिया हुआ चीज है, और 10,000 लोग होंगे, और कुछ समय के बाद से 20-25 हजार लोगों को टर्नओवर में किया जाएगा। जी, जिल्ले इलाही को सलाम करो, वरना बादशाह अकबर तुम्हें दीवार में चिनवा देंगे। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो ये महमूद अब्बास है, पैलेस्टाइन अथॉरिटी का राष्ट्रपति बना घूम रहा है। ये कह रहा है मैं संविधान बनाने के लिए कमेटी बना रहा हूं। तो क्या इसको क्लियर कर दिया गया है कि भाई जब ये जंगबंदी हो जाएगी, यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे, तो सब कुछ तेरे हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और उसने नई पटकथा लिखनी शुरू करवा दी है?
ये दिखाने की कोशिश है, जैसे आपने एक प्रश्न उठाया था, मैंने भी देखा था कि गाजा पट्टी में जनसंहार के हिस्सा में गाजा पट्टी के ही कुछ लोग कर रहे हैं, जो दूसरे उसके हालांकि बहुमत में नहीं है, उनके खुद के जो लोग हैं, जो 100 लोग घूम रहे हैं, उसको अपने से निष्कासित कर दिया अपने समाज से कि ये जो है सो नेतान्याहू के चमचे हैं। तो इस तरह की चीजें जहां तक हो रही है तो उसको दिखाने की बड़ी जबरदस्त है, जैसे जॉर्डन की एग्जाम्पल है। और यहां भी ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की पूरे पैलेस्टीन लैंड में भाई हम नया संविधान बना रहे हैं, तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। अब वो कब आएंगे बात अलग है, चिंता मत करो, हम है ना, हम पे विश्वास करो, और कुछ नहीं है, यह मक्कारी है और कुछ नहीं है जी। साफ दिख रहा है कि मक्कारी है, क्योंकि भूख से मरते हुए लोग इनको नहीं दिख रहे हैं, उनको लेकर एक शब्द ये नहीं बोल पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं इसराइल की दरिंदगी के खिलाफ। खैर, अब खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने इसराइल के एक सांसद पर पाबंदी क्या लगाई? इसराइल ने तो उसके राजदूतों पर एक्शन ले लिया। सिंचा रॉथमैन है, और यहाँ पे चल रहा था 3 दिन का कोई प्रोग्राम होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें वहां के ऑस्ट्रेलिया के जो दक्षिणपंथी यहूदीज हैं उनका जो भी प्रोग्राम ऑस्ट्रेलियन यहूदी का जो उनका है उसमें था, और इनको भाषण देने के लिए बुलाया जा रहा था, 3 दिन उसमें शामिल होते। और ये खुद ही एक्सट्रीम दक्षिणपंथी हैं, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कनेसेट या नेसेट के जो भी हैं। तो इस पर यहाँ के मेंबर्स ने, जो पार्लियामेंट मेंबर है, ये तो आ रहे हैं भड़काने के लिए और भी घृणा पैदा करने, और जनता बहुत तेजी से खड़ी हो रही है, और इसलिए इन्होंने इनको मना कर दिया गया, मना ही नहीं किया गया। 3 साल के लिए इनके पासपोर्ट वीजा पर रोक लगा दिया गया, वीजा अब 3 साल तक नहीं आ सकते, 3 साल के बाद भले जो भी आपको करना है करें, अप्लाई करें, अभी नहीं किया जाएगा। और इस पर यहां से तुरंत बदला लिया, इस मामले में इजरायली बड़े ही स्मार्ट है, तुरंत बदला लिया और पूरे तरह से कर दिया कि आपके भी जो लोग हैं हम भी उनको नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं आने देंगे, ये बहुत गलत चीज है, या यहूदियों के खिलाफ, जायनोवाद के खिलाफ आप कर रहे हैं। एक्चुअल में हम जियोनिज्म के तो खिलाफ ही हैं। वैसे इतना मैं जरूर बता दूं कि कल ही या परसों तक 2 दिनों के बीच में 5 लाख के करीब इजराइल की जनता, मैं यहूदी केवल नहीं कहूंगा, इजराइल की जनता सड़क पे थी, नेतान्याहू के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ और जनसंहार के खिलाफ जी। बहुत बड़ी उपलब्धि है वहां की जनता की, हड़ताल करके, चक्का जाम करके जिस तरीके से उन्होंने विरोध दर्ज कराया है, वो 2 साल में सबसे बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है सर। जी खैर, अगली खबर भी चल रही है, जंगबंदी होने जा रही है, होगी कि नहीं होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम रुक कर लेते हैं रूस और यूक्रेन से जुड़ी खबरों का, और वहां के जो घटनाक्रम है मुझे लगता है उनको किस्तों में समझने की जरूरत है। पहला पॉइंट मैं समझना चाहता हूं कि पुतिन से मुलाकात की तो पूरी टीम बिठा के बात की, अब जेलेंस्की से मुलाकात की तो पूरा यूरोप साथ में उठ के आ गया। ये यूरोप की मजबूरी थी कि उसे जेलेंस्की के साथ आना था, या जेलेंस्की की मजबूरी थी कि भाई मैं अकेला जाऊंगा, क्या पहले की तरह बेइज्जत कर दे, धमकाने सटकाने लग जाए, क्या था? या ट्रंप ने कहा कि भाई मैं इससे अकेले मिलता ही नहीं, सभी आ जाओ इकट्ठे होके एक बार में। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें जो घुसी पड़ी है। ऐसा लगता है कि जो पुतिन बात करते हैं, चाहे वह अमेरिकी पत्रकार से बात करें, अच्छा समय देते हैं, 2 ढाई घंटे 3 घंटे देते हैं, ये लोग पत्रकारों के सामने आते हैं, बात करते हैं, क्योंकि इन्हें नॉलेज, इनको जानकारी है। और यह पूरे रूस, यूएसएसआर से लेके यूक्रेन के इतिहास की बखिया उधेड़ देते, पूरा का पूरा बताते हैं, छोड़ते कुछ नहीं। क्यों क्रीमिया शामिल हुआ? क्रीमिया तो मैं समझता था खुर्शीव ने दे दिया, लेकिन जहां तक यूक्रेन की बात है, यूक्रेन भी पहले एक स्टेट के रूप में नहीं था, और जब लेनिन आया तो उन्होंने जबरदस्ती यूक्रेन भाषा को डेवलप किया, रूसी उसकी लिपि दी और सब कुछ मिलाकर उसको किया। हालांकि यहाँ के यूएसआर को उस लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन लेनिन ने कहा था कि नहीं, इनको हमें डेवलप करना चाहिए। तो इस तरह से अब पुतिन का कहना है कि हमारी विरासत के लोगों तो गलती हो गई, गोर्बचोव जैसा घिनौना आदमी था, जबरदस्ती दे दिया। तो डॉनबास हमारा है, डॉनबास के लोग रूसी भाषा में बोलते हैं, डॉनबास के लोग रूस के साथ आना चाहते हैं। डॉनबास यानी दोनेस्क और लुहांस्क जितना क्षेत्र है वो पूरा बड़ा सा क्षेत्र है, और वो हमारे साथ आना था, कल्चर भी हमारे साथ है, वो सब उन्होंने, जहां तक आप देखेंगे कि 3 पौने 3 घंटा में खत्म हो गया, 5 घंटे में थे, तो ट्रंप का दिमाग भर गया होगा, सठिया गए होंगे, कहा होगा ठीक है जो तुम कर रहे हो ठीक है, क्योंकि इतना इतिहास ट्रंप के बस की चीज नहीं थी। और उसके बाद से इस बातचीत के, अब हम आते हैं जेलेंस्की के बातचीत से, जेलेंस्की कई मुद्दों पर तैयार हो गए जो पहले नहीं थे। बड़े बड़े मुद्दे हैं। पहला था कि कोई भी बातचीत वह रूस से करने जाएंगे तो उसके पहले टेम्पररी से ही युद्ध बंदी हो, जिसके लिए पुतिन नहीं तैयार है,
कि नहीं होगा तो परमानेंट होगा, छोटा छोटा बीच में नहीं होगा, हम तुम्हें टाइम नहीं देंगे कि तुमसे तैयारी करो। अब इसके लिए जेलेंस्की तैयार हो गए। नंबर 2, जेलेंस्की पहली बार तैयार हो गए कि ठीक है, जहां तक युद्ध रोकने के लिए जिस लैंड की अदला बदली की बात हो रही है, हम बात करने को सहमत है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। 3, यह खुलेआम हो गया है कि भाई अब यूक्रेन जिस रूप में निकले वह कहीं से भी नेटो का हिस्सा नहीं होगा, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होगा कि नहीं होगा, इस पर मैं बड़ा स्पष्ट नहीं उनके बीच में क्या चला है। हालांकि शुरू से ही पुतिन का कहना है कि तुम उसका बन सकते हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। यह कुछ ऐसे मुद्दे हैं, और जिसमें एक और मुद्दा है आर्टिकल 5 जो नेटो का है, मैं बता दूं यहां पे। आर्टिकल 5 का मतलब है कि नेटो के जितने सदस्य हैं 32, एक पर भी आक्रमण होता है तो माना जाएगा सब पर आक्रमण हुआ, और सबका यह उत्तरदायित्व तो बनता है कि मिलकर जिस पर आक्रमण हो उसके साथ लड़े। तो यह तो खैर खत्म हो गया, चूंकि नेटो का हिस्सा नहीं बन सकता है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी की गारंटी होनी चाहिए यूक्रेन को। यह जेलेंस्की बार बार मांग कर रहे हैं, इसके लिए पुतिन भी तैयार हैं। इसीलिए बीच में जो फोन इस सबको बाद में करें कि तुम रुको मैं जरा बात करके आता हूं पुतिन से, ट्रंप चले के बीच से बात किया, तो ऐसा लगता है पुतिन की तरफ से खुलेआम रवैया नहीं है कि वह तैयार होंगे कि हम सिक्योरिटी देने को तैयार हैं, और कुछ ना कुछ उस आर्टिकल 5 का आधार पर होगा। यानी बेसिक मुद्दा तैयार हो गया है। हाँ, यह भी तैयार हो गया जो चाहते थे, जेलेंस्की ने आते नहीं कितना $1 बिलियन कह दिया कि आप हमारे यहां निवेश कर सकते हैं, उसको पता चल गया है कि चमचागिरी करो और पैसे दो तो ये बंदा जो है सो खुश हो जाएगा, तो ये इन्होंने काम किया। तो पिछली बार की तुलना में थोड़ा बेहतर स्थिति में इन दोनों के बीच में हुई है। दूसरे आपका ये सवाल कि इतने लोग क्यों पहुंचे, 5 तो इसका E4 हो गए, यानी फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और इटली, ये हो गए। एक वो नेटो के हेड, और दूसरे आपकी उर्सुला जो है यूरोपियन यूनियन की हेड, और एक और नेटो के सदस्य, ये सब आए हैं। वाला भी था बंदा। जी जी, तो ये सब झुंड बना के, हालांकि इनकी कोई इज्जत नहीं की, कोई रेड कारपेट नहीं हुआ। रेड कारपेट तो नॉर्मल है, भूटान का भी वो आता है राजा तो हम रेड कारपेट डाल देते हैं। अरे हमारे यहाँ विश्व को वो जो सोसाइटी में कुछ होता है तो बंदा चीफ गेस्ट आता है रेड कारपेट डाल देते, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये सब चीजें नहीं की, दिखाना था ट्रंप को कि बॉस मैं हूं, नंबर 1। और इस सब आके जितना भी बातचीत हुआ, जो भी हुआ, ये था कि भाई जेलेंस्की की हेकड़ी निकली हुई थी कि इस बार क्या होगा, तो ये सपोर्ट में आए थे। और नंबर 2, इनकी मजबूरी थी कहने के लिए कि भैया तुम लोग डायरेक्ट कर लोगे, जो अगला मीटिंग जो तीनों की होने वाली है, यानी उसमें पुतिन होंगे, ट्रंप होंगे और जेलेंस्की होंगे, हम लोग तो कोई इज्जत नहीं, हम लोग इतना निसंदेह, हम लोग इतना लड़े, कुछ भी हमें नहीं मिला, हमारे इतने सैनिक भी मारे गए, तो इसके लिए भी अपनी कुछ सुनिश्चित करो कि हमारी भी कुछ इज्जत हो। हम अपनी जनता को क्या मुंह दिखाएं, जनता का विश्वास हमारे ऊपर उठा जा रहा है, यह तो पूरे विश्व के लिए समस्या है। तो मुख्य रूप में नक्शल में ये बातें हैं जी। ट्रंप ने जिस तरीके से जेलेंस्की को नक्शा दिया, जिसमें से 20% जमीन कम थी यूक्रेन की, सब पहले से तैयार था, सब कुछ स्क्रिप्ट, अरे आएंगे उनके सामने रखेंगे। ये लोग भी जानते थे कि ट्रंप पहले से मूड बनाए बैठे हैं, जो ट्रंप चाह रहे हैं वही होगा, पुतिन से उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो हो चुकी है। इन लोगों ने जाकर जो है जेलेंस्की को ही दिखाया कि हम तेरे साथ जा रहे हैं, या जेलेंस्की ने इन लोगों को लाकर ट्रंप को ही दिखाया कि मैं अकेला नहीं हूं, हल्के में मत लेना। सब है, सब ज्वाइंट है। अब इस बीच में रुट्टो जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल वहां पहुंचे तो कहते हैं कि जो भी मसला होगा हम आर्म्स अम्यूनिशंस इसको देते रहेंगे, यानी जेलेंस्की को देते रहेंगे, उनकी सेना को देते रहेंगे। ये एक तरफ एक बात है। दूसरी तरफ ट्रंप के जो विदेश मंत्री हैं और उनको जो उनके जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, खुलेआम, हाँ विटकॉफ, वो खुलेआम रूप से कहते हैं कि हम अब जेलेंस्की यानी कीव को या यूक्रेनियन सैनिक को हम कुछ भी नहीं देंगे, हम नेटो को बेचेंगे, यूरोपियन यूनियन को बेचेंगे, तुम पैसे जहां से भी लाना है ले आओ और तुम इनको बेचो। अब हम एक ही पैसा जो हमारा करना तो हो गया, वी आर डन विथ यूक्रेन, यानी यूक्रेन के साथ हम खत्म हो चुका, अब हम और लगाने वाले नहीं है। तो ये सब चीजें तो खुलेआम हो रही है, और अंदर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसमें यही दिख रहा है कि जो जिस तरीके से ट्रंप लूट रहे हैं पूरे दुनिया को, अपने सगे संबंधियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सगे संबंधी में यूरोपियन यूनियन, नेटो जितने भी है, उधर जापान भी है, कनाडा भी है, दक्षिण कोरिया भी है, सब है। ठीक जी।
चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। घटनाक्रम हमारे यहाँ भी घट रहा है। पुतिन ने बताया कि यहाँ फोन किया, बातचीत की और बताया कि पूरा अलास्का में क्या हुआ। और इसी के साथ चीन के विदेश मंत्री 3 दिन के दौरे पे भारत में है। कोई कह ही नहीं रहा कि भाई तुम तो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे यार हमारे खिलाफ। कोई कह ही नहीं रहा कि गलवान में तुमने हमारे फौजियों के साथ क्या किया। गलबगियां हो रही हैं। चल क्या रहा है? सब कुछ ट्रेड चल रहा है, यानी आपकी भाषा में धंधा चल रहा है। हम्म। पुतिन ने यह कहा होगा कि दोस्त अब तुम हमसे तेल खरीद सकते हो, घबराओ मत। हम्म। मैंने ट्रंप को यह समझा दिया है। हम्म। चीन के भी वो आ रहे हैं कि तुम घबराओ मत। उनके मंत्री जो आ रहे हैं, तुम भी मत घबराओ, हमारा व्यापार जो चल रहा चलने दो। चीन को बड़ा फायदा और हम भी तुमको फायदा करेंगे। हम्म। और साथ साथ यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिक्स को मत तोड़ो। ब्रिक्स के लिए अभी जो कहते हैं कि ब्लैक शिप जो है वो इंडिया बन रहा है, वो मत बनो। हमारे अच्छे दिन अमेरिका के साथ नहीं बल्कि स्वतंत्र होकर ब्रिक्स के साथ है। बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जी। यदि भारत की जनता समझती है, भारत सरकार समझती है, भारत के बिजनेसमैन समझती है, तो छोटे मोटे गेन के लिए बहुत जो दूरगामी क्षेत्र हैं, यानी लंबी दौड़ के घोड़ा को छोड़ के गधे के ऊपर चढ़ के चले, यह छोड़ो। और मुख्य रूप से यही हो रहा है। जी। चलिए, वक्त का थोड़ा तकाजा है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चीजें लेना चाहता हूं क्योंकि खबरें मेरे पास कई सारी हैं। कुल मिला के मैं ये भी तो कह सकता हूं ना सर कि अगर हमारी अमेरिका से तनातनी हुई तो चाइना और रशिया की नजरों में हमारी अहमियत तो बढ़ी ना। वह ठीक है, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक आप देखेंगे तो नैरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है भारत के जनता के बीच में, सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के द्वारा, कि अमेरिका जो कर रहा है हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा है। यानी उसकी तैयारी चल रही है कि यदि ज्यादा गड़बड़ हुआ तो कैसे अमेरिका को छोड़ के जेल के साथ होने के बाद भी, और इन सब के साथ हम रहेंगे बिजनेस के लिए। ठीक जी। है, अब रुक कर लेते हैं ट्रंप महान से जुड़ी खबरों का। पोस्टल ऑर्डर क्यों खत्म करने जा रहे हैं, या सॉरी, पोस्टल बैलेट जो है व्यवस्था वहां पे अमेरिका में, उसको क्यों खत्म करना चाहते हैं ट्रंप? ये दोनों चीज है। एक जो पोस्टल बैलेट व्यवस्था है, यानी पोस्ट से हम अपना चुनाव जो करते हैं, जिसको मेल इन वोटिंग कहते हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। इनका कहना है कि 2020 में जो चुनाव हुआ था इसके कारण हम हार गए। हालांकि ये लोग भूल गए कि मोल्दोवा में वहां की जो मैया संधू है वो बिल्कुल हार रही थी, जो प्रो यूरोपियन यूनियन है। और अचानक जो है जो पोस्टल बैलेट आना शुरू होता है अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, तथा कथित मोल्दावा के लोग जो वहां बैठे हुए हैं, वो सारा मतलब पलड़ा उलट जाता है। तो यही इनका कहना है कि 2020 में से कारण हटाया गया है, इसलिए पोस्टल बैलेट को खत्म किया जाए। और दूसरा ये कहते हैं कि ईवीएम में बड़ा गड़बड़ है, बड़ा महंगा है। महंगा होने से क्या होता है मुझे नहीं पता, उससे संदेहजनक है और उसमें हेरा फेरी किया जा सकता है। यह मुद्दा हमारे लोगों को समझना चाहिए जो ईवीएम के खिलाफ कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। केवल ईवीएम नहीं तो पूरा चुनाव का ही चोरी हो रहा है, उलट पलट हो रहा है। ईवीएम हो, बैलेट पेपर हो, लेकिन उनके लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी कह रहा है कि अमेरिका जैसे तथाकथित मजबूत लोकतंत्र के लिए वहां पे ईवीएम को हटाकर वह बैलेट पेपर से अब चुनाव करवाना चाहते हैं। जी। बैलेट पेपर से करवाना चाहते हैं कि पोस्टल बैलेट को हटाना चाहते हैं? दोनों दोनों। दोनों करवाना। चलिए अगली जी। खबर का रुख कर लेते हैं। 2020 के चुनाव को लेकर एक दक्षिणपंथी चैनल है न्यूज मैक्स, उस पर लाखों रुपए की पेनल्टी क्यों लगाई गई सर? ये इसी इसी मसला से जुड़ा हुआ है। ये इन लोगों ने भी, जैसे फॉक्स था, और फॉक्स पर भी लगा था 700 के मिलियन के डॉलर के बराबर जुर्माना लगा था, तो उन्होंने दे दिया। और ये जो नया वाला है डोमिनियन वोटिंग सिस्टम, यह एक सिस्टम है, एक प्राइवेट कंपनी है जिनका टेक्नोलॉजी के थ्रू यह वोटिंग करवाता था, ईवीएम हो जैसे भी हो। और इसके खिलाफ इस जो नए चैनल की आप बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि इन लोगों ने गड़बड़ किया है। न्यूज मैक्स, और 2020-21 में ही इनके खिलाफ इन्होंने किया था। और न्यूज मैक्स के बॉस कहते हैं कि भाई अब हमें लग रहा है कि आज जो हमारा का जो जुडिशियल सिस्टम है हमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए जो हम इनसे मान लेते हैं कि भाई ठीक है हम हर जाना दे देंगे। झूठ बोल रहा है, इसने झूठ खबरें फैलाई थी या जो भी था, फंस गया था। 27 मिलियन दे चुका है, अगले साल 20 मिलियन और देगा, उसके अगले साल 20 मिलियन और देगा। यानी वहां पे यदि अवमानना का यदि मसला आता है तो बड़ी भारी संख्या मिलती है। काश हमारे देश में ऐसा होता तो मोदी गोदी मीडिया जो है वो अभी तक धरातल में होती। जी। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि क्या हम अपने यहाँ भी ऐसी कोई व्यवस्था बना पाएंगे। उन्हें लग रहा था कि सजा हो जाएगी
तो उन्हें लगा कि कुछ जुर्माना देकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। हमारे यहाँ तो बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती का रात दिन खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन किया जा रहा है। हर कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना बड़ा नंगा है। सरकार के साथ खड़ा होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, एंकर हो चाहे एंकराइन हो, चाहे तमाम चैनल और अखबारों के मालिकान हो। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।